6 मई 1937 अमेरिका के न्यू जर्सी में हवा में हिंडनबर्ग नाम का दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान एयरशिप क्रैश हो जाता है। तब लगभग 36 लोगों की मौत हो गई थी और चारों तरफ गम का माहौल था। लेकिन 88 साल के बाद 15 जनवरी 2025 को यूएस में ही एक बार फिर से हिंडनबर्ग क्रैश होता है। लेकिन इस बार गम का नहीं बल्कि खुशी का माहौल था। इस बार एयरशिप नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च हमेशा के लिए बंद हो गया था, जिसमें 106 पेजेस की एक रिपोर्ट से सिर्फ 10 दिन में ही अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर के लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए डुबा दिए थे। उस वक्त अडानी ग्रुप की नींद उड़ गई थी, लेकिन इस बार हिंडनबर्ग खुद नींद के आगोश में चला गया है। जैसे ये खबर मीडिया में आई वैसे ही अडानी ग्रुप और उन सारी कंपनीज में खुशी का माहौल बन गया। खुशी में डूबे अडानी ग्रुप के सीएफओ ने तो यहाँ तक कह दिया कि जाने कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए। अब सवाल ये उठता है कि हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन पर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि उन्हें अचानक ही कंपनी के सारे ऑपरेशंस को बंद करना पड़ गया। क्या अडानी ग्रुप की पहुंच और पावर से डरकर हिंडनबर्ग हमेशा के लिए शटडाउन हो गया और इसी तरह एंडरसन मैदान छोड़कर भाग गए, या फिर हिंडनबर्ग के पीछे कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप था, या फिर डीप स्टेट का हिडन एजेंडा ट्रंप को पसंद नहीं आया, इसीलिए वक्त रहते ट्रंप के आने से पहले ही हिंडनबर्ग को पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया। ऐसे कई सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको देंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ये कंपनी काम कैसे करती है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी थी, जिसकी शुरुआत साल 2017 में नेथन एंडरसन ने की थी। ये दूसरी कंपनीज के फ्रॉड, अकाउंटिंग मिस्टेक और मिसमैनेजमेंट को फाइंड आउट करती थी और उनको एक्सपोज किया करती थी। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि इससे हिंडनबर्ग को क्या फायदा होता था। तो फायदा ये था कि वो शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पर मोटा मुनाफा बनाया करती थी। तो वो लोग जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं वो बखूबी जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग एक तरह से उधारी पर लिया गया शेयर का एक पुलिंदा, जिसको वक्त रहते अपने अकॉर्डिंग बेचा जाता है कि अगर उन्हें उम्मीद है कि अगर शेयर दाम गिरेंगे तो वो पहले ही खरीद लेते हैं और अगर बढ़ेंगे तो पहले ही बेच देते हैं, और इस तरह से वक्त के हेरफेर के जरिए इस शेयर को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता है। और इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग करके ये हिंडनबर्ग पैसे बनाया करती थी। सबसे पहले ये रिसर्च करके रिपोर्ट निकाला करते थे और जो भी कंपनी के बारे में रिपोर्ट निकालनी थी उसके फाइनेंशियल डीलिंग पर ये सवाल उठाया करते। इससे क्या होता था कि जिस कंपनी के खिलाफ ये रिपोर्ट निकालते थे उसके इन्वेस्टर में ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाता था और वो अपने शेयर्स आनन फानन में बेचना शुरू कर देते थे। अब जितने ज्यादा लोग बेचेंगे उतना ही शेयर का प्राइस कम हो जाया करता था। इन्होंने महंगे में इसको सेल किया और सस्ते में खरीद कर ट्रांजैक्शन को स्क्वायर कर दिया और सीधे तौर पर इन्होंने अपना प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। हिंडनबर्ग के केस में सारी चीजें क्लियर हुआ करती थी। उनको ये पता होता था कि जैसे ही हम रिपोर्ट पब्लिक करेंगे मार्केट में सिचुएशन खराब होने लगेगी, लोग अपने शेयर्स को बेचने लगेंगे, उससे इनको सस्ते में शेयर्स मिल जाएंगे और ये खरीद कर जब दाम बढ़ेंगे उसको महंगे दामों पर बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये एंडरसन ने ऐसा ही काम क्यों चुना। तो देखिए, हिंडनबर्ग को शुरू करने से पहले जो एंडरसन थे वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट और कंसल्टेंट के तौर पर काम किया करते थे, मगर शॉर्ट सेलिंग से उनका लगाव हमेशा से रहा। लिहाजा शॉर्ट सेलिंग के जरिए उन्होंने इस कंपनी को चलाते चलाते अच्छा खासा पैसा भी कमाया। एक तो वो अपने तजुर्बे के जरिए कॉर्पोरेट फ्रॉड को आसानी से देख लिया करते थे और मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज किया करते थे। दूसरी तरफ वो शॉर्ट सेलिंग से अच्छा पैसा भी कमाया करते थे। और यही नहीं, ऐसी सिर्फ हिंडनबर्ग ही नहीं बल्कि कई कंपनीज हैं जो इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग करके मोटा पैसा बनाती हैं। जैसे सिट्रॉन रिसर्च देख लीजिए, मडी वाटर्स रिसर्च देख लीजिए, इसके अलावा ब्रोकस रिसर्च है। ये तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो इसी तरीके से काम करती हैं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका वर्किंग मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हिंडनबर्ग की ही बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंडनबर्ग की जो रिसर्च टीम होती है वो पब्लिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। इसके बाद में जो उनकी टीम होती है वो सारा डाटा को अच्छे से डीपली एनालाइज करती है ताकि अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। अकाउंटिंग के अंदर या फिर किसी भी और चीज में, और जैसे ही उनको कहीं भी कोई भी एक पॉइंट मिलता है तो उसी पॉइंट को लेकर वो आगे बढ़ना शुरू करती हैं। वो कंपनीज के जो करंटली एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करती है, जो एक्स एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करती है, और जो कंपनी की असल जो गड़बड़ें चल रही होती है उनको इकट्ठा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट को ही पब्लिक कर दिया जाता है। पब्लिक होने के साथ ही शेयर पर सीधा सीधा असर इसका देखा जाता है और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पर ये मोटा पैसा बनाना शुरू कर देती है। इसी तरीके से हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप और निकोला कॉर्पोरेशन, लॉर्ड्स टाउन मोटर्स जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना शिकार बनाया। इसके फ्रॉड को एक्सपोज करने का दावा इसके द्वारा किया गया था। साल 2020 में निकोला पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि कंपनी का जो फाउंडर था ट्रेवोर मिल्टन, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत
बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, जिसके बाद में निकोला के जो स्टॉक प्राइस थे वो तकरीबन 30% तक गिर गए थे और ट्रेवर मिल्टन को अपने पोजीशन से रिजाइन तक देना पड़ गया था। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने साल 2021 में लॉर्ड्स टाउन मोटर पर यह इल्जाम लगाया कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को व्हीकल के प्री ऑर्डर्स और उनके प्रोडक्शन के नंबर बढ़ा चढ़ाकर दिखाए थे। इसके बाद उस रिपोर्ट ने कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को सीधे तौर पर इंपैक्ट किया और उनके सीईओ और सीएफओ को रिजाइन करने पर मजबूर होना पड़ गया था। अगर आमतौर पर देखा जाए तो किसी भी कंपनी के फ्रॉड को सॉलिड एविडेंस के साथ एक्सपोज करके पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन बिना किसी सॉलिड एविडेंस के किसी कंपनी के स्टॉक को गिराकर मार्केट को मैनिपुलेट करना और खुद से शॉर्ट सेलिंग के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर कमाना, ये तरीका कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को सिर्फ 10 ही दिन में 118 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया था। यानी कि इंडियन रुपीस में अगर इनको कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये रकम बैठती है तकरीबन 9.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। साथ ही इंडिया की इकोनॉमी को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इतने बड़े इल्जाम देखती हैं तो हिंडनबर्ग पर केस क्यों नहीं करती, तो इसके पीछे भी कई वजह हैं। रीजन पहला बताएं तो अगर वो केस करेंगे तो डिफॉर्मेशन का केस कर सकते हैं। अब उस केस में कोर्ट में ये कहा जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप कंपनी यानी कंपनी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाए हैं वो गलत हैं, तो आप प्रूफ कीजिए, आप साफ कीजिए, अपने पेपर दिखाइए। अगर आप गलत नहीं हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो अक्सर बड़ी इसीलिए बनती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ वो करके वहाँ तक पहुँचती हैं। ऐसे में वो चाहती हैं कि उनकी पर्सनल चीज़ें जो हैं या फिर उनके जो अंदरूनी चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में ना आए, इसीलिए बहुत सी कंपनीज केस करती ही नहीं है। दूसरा, यूएस का जो लॉ है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर काफी सख्त माना जाता है। अब मान लीजिए कोई पब्लिक की भलाई के लिए काम कर रहा हो तो उस केस में उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप खुद जानते हैं कि हिंडनबर्ग इसी तरीके से रिपोर्ट पेश करती थी कि वो इन्वेस्टर के फायदे के लिए कंपनी को एक्सपोज करती है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपनी एक सिंपैथी दिखाकर कोर्ट के सामने भी पेश हो सकती थी। ऐसे में किसी भी बड़ी कंपनी को हिंडनबर्ग हराना आसान नहीं होता। ऐसे में तीसरे रीजन की बात करें तो अगर केस फाइल किया तो उस केस में ज्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी, हर रोज न्यूज में चर्चा होगी, जो कि किसी भी बड़ी कंपनी को डेंट कर सकती है या फिर उसकी गुडविल को खराब कर सकती है और ऐसे में कंपनी को ही ज्यादा नुकसान होगा। हिंडनबर्ग को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ज्यादातर कंपनी केस फाइल करने से बचती थी और जो कुछ डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। साथ ही अपने इन्वेस्टर को भी भरोसे में लिया जाता था ताकि उनका शेयर का प्राइस वापस उसी जगह पर पहुंच सके जहां पर वो था। अडानी के केस में भी यही देखने को मिला था। लगातार मीडिया के सवालात के बावजूद भी गौतम अडानी ने कुछ भी ना बोलते हुए सिर्फ अपने काम पर फोकस किया और धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी मानना है कि हिंडनबर्ग के पीछे जियोपॉलिटिक्स एक बड़ी वजह थी और इंडिया में राजनीतिक उथल पुथल मचाने के लिए ऐसी साजिश की गई थी और यहाँ डीप स्टेट का जिक्र भी किया गया। डीप स्टेट आसान लफ्जों में देखें तो अमेरिकन डीप स्टेट ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वेस्टर्न इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम करती है। हालांकि इस डीप स्टेट का कितना हिंडनबर्ग के पीछे हाथ है ये कहा नहीं जा सकता। अब आखिर में सबसे अहम सवाल आता है कि आखिर हिंडनबर्ग ने अपने ऑपरेशंस को अचानक से बंद क्यों कर दिया। वो कंपनी को बेचकर अच्छा खासा पैसा भी तो बना सकते थे, तो इसके पीछे भी कई कॉम्प्लेक्शन नजर आते हैं। एंडरसन ने एक नोट में कहा है कि उनका प्लान था कि कंपनी को अपने आखिरी प्रोजेक्ट के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि इस डिसीजन का कोई पर्सनल रीजन नहीं था, ना ही कोई हेल्थ इशू, ना ही किसी भी तरह का फंड इशू और ना ही किसी से उन्हें अपनी जान का खतरा था। लेकिन अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर वो शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हिंडनबर्ग का चैप्टर खत्म करना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने हिंडनबर्ग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा दोस्तों इसका दूसरा और सबसे बड़ा रीजन डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जीतकर वापस से आ जाना डीप स्टेट और हिंडनबर्ग के लिए खतरा बन सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही डीप स्टेट के खिलाफ खड़े रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डीप स्टेट हमेशा पब्लिक के बीच डेमोक्रेटिकली चुने गए लीडर्स के खिलाफ काम करता है। कहा तो यह भी आता है कि पॉलिटिकली हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप को डीप स्टेट टारगेट करता रहा है। यहाँ तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो कई लोगों का यह मानना था कि इसके पीछे भी डीप स्टेट की साजिश हो सकती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादा किया था कि इसे पूरे तरीके से वो खत्म कर देंगे और उसके बाद यूएस की सत्ता की जो ताकत होगी वो आम लोगों तक वापस पहुंच जाएगी। इसलिए शायद डीप स्टेट और हिंडनबर्ग को लगा कि ट्रंप के वापस आ जाने से उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता, इसीलिए वक्त रहते हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान को बंद कर दिया। अब दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है हिंडनबर्ग के पीछे करने की वजह क्या रही? क्या डोनाल्ड ट्रंप की वापसी इसके पीछे वजह रही या फिर गौतम अडानी की पहुंच वहां तक है
कि हिंडनबर्ग की कंपनी पर ताला लगवा दिया जाए। क्या मानना है आपका? कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।